नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। वीकली स्पेशल शो पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। इस खास शो में हम जानेंगे कि मार्केट में पूरे हफ्ते क्या कुछ हुआ, किन कंपनियों के नतीजे आए, नतीजों के बाद उनके शेयर पर कितना इम्पैक्ट पड़ा, कितना असर देखने को मिला, किन कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिले, किस सेक्टर में बड़ी हलचल हुई, सब कुछ जानेंगे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। टीसीएस से जुड़ी हुई है। दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस का एआई में लगातार दबदबा बढ़ रहा है। कंपनी ने हाल ही में अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए। इन नतीजों में खास बात यह रही कि कंपनी की एआई सर्विसेज से होने वाली सालाना इनकम बढ़कर करीब 1.8 अरब डॉलर पहुंच गई है। तिमाही दर तिमाही आधार पर यह 17.3% की ग्रोथ है। कंपनी का ऑपरेशंस मार्जिन जो है 25.2% पर स्थिर रहा, जो मजबूत ऑपरेशनल प्रदर्शन का संकेत है। हालांकि दिसंबर तिमाही में कंपनी के मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है, ये ध्यान देने वाली बात है। टीसीएस का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 13.91% घटकर 10,657 करोड़ रुपए रह गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान अगर तिमाही में कंपनियों में देखा जाए तो 12,380 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। सितंबर तिमाही के मुकाबले भी मुनाफे में कमी आई है। इसके बावजूद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 25.2% पर स्थिर रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 24.5% से बेहतर है। आने वाले समय में भी ये रफ्तार बनी रह सकती है। नए सौदे के मोर्चे पर कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा। दिसंबर तिमाही में कंपनी की कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 9.3 अरब डॉलर रही। कंपनी के पास 2.17 लाख से ज़्यादा एआई स्किल्ड कर्मचारी हैं, जो कि एआई आधारित बदलाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इससे एक बात साफ हो जा रही है कि एआई का अगला धुरंधर टीसीएस हो सकता है। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। भारत फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदेगा। ये बड़ी डील करीब 3.25 लाख करोड़ है। इस बड़े सौदे को अंतिम रूप देने की दिशा में भारत सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही इस प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा होने वाली है। ये डील एयरफोर्स की घटती स्क्वाड्रन संख्या को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। इस डील में सबसे अहम बात यह है कि बड़ी संख्या में इन राफेल विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। प्रोजेक्ट में लगभग 30% स्वदेशी तकनीक और पुर्जों का इस्तेमाल होगा। इससे न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी, बल्कि मेक इन इंडिया मुहिम को भी बड़ा सहारा मिलेगा। ऐसे में डिफेंस सेक्टर में उससे जुड़े हुए इंडस्ट्री को बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। इसके अलावा दूसरी खबर यह है कि फ्रांस ने डीआरडीओ विकसित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के नए गाइडेड वर्जन LRGR-120 पर अपनी रुचि दिखाई है। गौरतलब है कि इन दोनों खबरों का असर यकीनन डिफेंस सेक्टर से जुड़े शेयरों पर दिखेगा। खासतौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL, BEL और BDL में तेजी देखने को मिल सकती है। अगली खबर की ओर चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री अब अपने FMCG बिजनेस में बड़ा विस्तार करने जा रही है। इस मकसद से कंपनी ने पहले अपने RCPL बिजनेस को अलग कर डिमर्ज किया और अब वैश्विक स्तर के 13 बड़े निवेशकों को RCPL में शेयर अलॉट किए गए हैं। RCPL के नए शेयर धारकों में अब TPG और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, KKR और सिल्वर लेक GIC और मुबाडाला जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये निवेशक मिलकर RCPL में 16.45% हिस्सेदारी रखेंगे। बाकी 83.55% हिस्सा रिलायंस के पास रहेगा। आपको बता दें, RCPL अब सीधे तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी बन गई है। FMCG बिजनेस को तेजी से बढ़ाने और नए निवेशकों को जोड़ने के लिए कंपनी ने बड़े निवेशकों को कंपनी का शेयरधारक बनाया है। RCPL के पास अब सभी FMCG ब्रांड है। इनमें सबसे बड़ा ब्रांड कैंपा कोला है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस, वेलवेट और रावल गांव जैसे पुराने ब्रांड नए रूप में बाजार में फिर से लॉन्च किए जा रहे हैं। डीमर्जर और निवेशकों की एंट्री से RCPL की पेड अप कैपिटल बढ़कर 3505 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है। इससे RCPL की अलग से लिस्टिंग की संभावना भी बढ़ गई है। रिलायंस अपने FMCG बिजनेस को अलग पहचान देकर तेजी से बढ़ाना चाहती है। इससे कंपनी के ब्रांड मजबूत होंगे और नए निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। वेयर हाउसिंग और स्टोरेज सेक्टर की कंपनी नवकर कॉरपोरेशन ने दिसंबर तिमाही में ज़बरदस्त नतीजे पेश किए हैं। कंपनी घाटे से सीधे मुनाफे में आ गई है।
कंपनी नतीजों का असर शेयरों पर देखा गया है। नतीजों के बाद शेयर की कीमतों में 14% तक उछाल देखा गया। हालांकि बाजार के बिगड़े सेंटीमेंट्स की वजह से बाद में इसमें मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। कंपनी ने दिसंबर में 10 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। आपको बता दें, एक साल पहले Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी को 11.4 करोड़ का नुकसान हुआ था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 210% का बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है। रेवेन्यू फ्रंट पर भी शानदार नतीजे रहे। दिसंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 186 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी तिमाही में ये 130 करोड़ रुपए था। इस लिहाज से रेवेन्यू में 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऑपरेटिंग स्तर पर देखा जाए तो कंपनी का प्रदर्शन और भी बेहतर रहा। एबिटा बढ़कर 34 करोड़ रुपए पहुंच गया। एक साल पहले ये सिर्फ 7 करोड़ रुपए था। यानी एबिटा में करीब 490% का इजाफा हुआ है। मार्जिन में भी बड़ा सुधार देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन 6% से बढ़कर 18% पर पहुंच गया है। कंपनी ने एक महीने में 10% के करीब का रिटर्न भी दिया है। तो आप लोग भी इस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। अगली खबर HCL टेक्नोलॉजीज से जुड़ी हुई है। HCL टेक्नोलॉजीज को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज जेफरीज बुलिश नजर आ रहे हैं। मजबूत डील पाइपलाइन, बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ और AI रणनीति के चलते ब्रोकरेज ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दोहराई है और टारगेट प्राइस को 1850 से बढ़ाकर 1885 कर दिया है। यह मौजूदा स्तर से करीब 13% की संभावित बढ़त दिखाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि HCL टेक की इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और AI फोकस उसे आने वाले समय में मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद करेगा। बेहतर फ्री कैश फ्लो और स्थिर मार्जिन कंपनी के लिए पॉजिटिव फैक्टर बने हुए। इसी वजह से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए स्टॉक पर भरोसा बरकरार रखा गया है। गौरतलब है कि इसी हफ्ते HCL ने Q3 के नतीजे भी घोषित किए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 4076 करोड़ रुपए रहा। पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें लगभग 3.7% की गिरावट आई है। रेवेन्यू फ्रंट पे कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कुल आय बढ़कर यहाँ पर 33,872 करोड़ रुपए पहुँच गई, जो पिछली तिमाही से 6.1% ज़्यादा है। ऑपरेटिंग स्तर पर भी सुधार देखने को मिला है। एबिटा 14.2% से बढ़कर 6,285 करोड़ रुपए रही और मार्जिन 17.2% से बढ़कर 18.6% पहुंच गया। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए सर्विसेज ग्रोथ गाइडेंस 4.75 से 5.25% तक बढ़ा दी है। यही वजह है कि नतीजों के बाद भी HCL टेक पर बाजार का भरोसा बना हुआ है। इरेडा की ओर बढ़ते हैं, क्या कुछ है वहां पर बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं। नवरत्न PSU स्टॉक इरेडा अब तेजी के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 584 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 425 करोड़ रुपए से 38% अधिक है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो 897 करोड़ रुपए रही है। वहीं GNPA 3.7% से और NNPA 1.9% है। ब्रोकरेज ICICI डायरेक्ट ने रिजल्ट के बाद शेयर में बाय की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने अगले 12 महीनों के लिए 180 रुपये का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से कीमत के करीब 30% अपसाइड है। कंपनी ग्रोथ टेक पर है और एसेट क्वालिटी लगातार सुधार हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार जोर भी दे रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी हम लोग इसमें देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का टारगेट इसमें संभावनाओं को बताने के लिए काफ़ी है। इरेडा सोलार, विंड, हाइड्रो, बायोमास, इथेनॉल, बैटरी स्टोरेज और स्मार्ट मीटर जैसे ट्रेडिशनल और इमर्जिंग सेगमेंट में है। खास बात यह है कि शेयर अपने लाइफ हाई से 55% नीचे चल रहा है, इसलिए निवेशकों के लिए रिटर्न फ्रेंडली स्टॉक बन सकता है। तो इन्वेस्टर्स इस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। अगली खबर कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़ी हुई है, काफ़ी ज़रूरी खबर है। बुधवार को कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर करीब 80% टूटकर लगभग 425 रुपये के आसपास ट्रेड करता दिखा। लोगों पैनिक भी हो गए कि क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई। तो आपको बता दें, ये गिरावट शेयर के स्प्लिट होने की वजह से दिखी। बैंक ने अपने 5 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयरों में बांट दिया है। शेयर स्प्लिट होने से निवेशकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पहले जहां 1 शेयर था, अब उसके बदले 5 शेयर हो गए हैं। कीमत कम दिख रही है, लेकिन कुल निवेश की वैल्यू पहले जितनी ही है। आपको बता दें, कोटक महिंद्रा बैंक इससे पहले शेयरों को स्प्लिट कर चुका है। साल 2010 और 2015 में बैंक ने शेयर स्प्लिट करके 1 के बदले 1 बोनस शेयर दिया था।
शेयर स्प्लिट का मकसद हमेशा यही रहता है कि छोटे निवेशक भी बैंक के शेयरों में निवेश कर सकें। कोटक महिंद्रा बैंक 24 जनवरी को तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगा। बैंकों की बुनियादी हालात मजबूत है और पिछले एक महीने में देखा जाए तो शेयर में करीब 22% की तेजी आ चुकी है। ऐसे में शेयर का सस्ता होने से छोटे निवेशकों के पास मौका भी है कि वो बेहतर स्टॉक को खरीद सकते हैं। इसलिए इस गिरावट को देखकर डरे नहीं, ये नई पोजीशन बनाने का मौका भी हो सकता है। आप लोग इस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। अब मेटल सेक्टर की ओर रुख कर लेते हैं। मेटल सेक्टर में जारी मजबूती के बीच टाटा स्टील निवेशकों की पहली पसंद बनी हुई है। शानदार तेजी दिखाने के बाद अब ये शेयर अपने रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुधवार को टाटा स्टील का शेयर इंट्राडे में 190 रुपये के करीब पहुंच गया था, जो इसका अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। बीते एक महीने में देखा जाए शेयर में ज़बरदस्त तेजी दर्ज की गई, जिससे निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला। इस मजबूत प्रदर्शन के बीच अब 2 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने टाटा स्टील पर अपना भरोसा जताया है और मोतीलाल ओसवाल ने टाटा स्टील पर अपनी रेटिंग को न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय कर दिया है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 210 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो मौजूदा स्तर से देखा जाए तो 19% ज़्यादा है, यानी 19% भाव चढ़ने की संभावना दिख रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टील की कीमतों में सुधार, बेहतर कामकाज और घरेलू बाजार में मजबूत मांग से कंपनी को फायदा मिलेगा। वहीं इनक्रेड इक्विटीज़ ने भी टाटा स्टील को लेकर रुख बदला है। ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रेटिंग को रिड्यूस से बढ़ाकर ऐड कर दिया है और शेयर का नया टारगेट 224 रुपये तय किया है। इसके बावजूद इसके मुताबिक देखा जाए तो शेयरों में आगे करीब 27% की तेज़ी की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है। ब्रोकरेज का कहना है कि आने वाले समय में यूरोप में स्टील की मांग बढ़ सकती है। यूरोप में मजबूत मौजूदगी के चलते टाटा स्टील को इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। तो आप लोग भी टाटा स्टील पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। लगातार जो शोज़ भी हो रहे थे द बोनस में, उसमें भी टाटा स्टील पर डिस्कशन किया जा रहा है। शेयर बाजार में आई गिरावट नुकसान का संकेत नहीं होती, कई बार हमें यही गिरावट बड़ा मौका भी देती। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले महीने में पॉलिसी बाजार का शेयर करीब 13% टूट गया था। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह एक खबर बनी। दरअसल बाजार में ये चर्चा तेज रही कि टर्म और स्वास्थ्य बीमा पर पहले साल मिलने वाले कमीशन को सीमा घटाई जा सकती है। इसी के चलते निवेशकों में डर बना और भारी बिकवाली देखने को मिली। सेलिंग प्रेशर बनता हुआ हमने इसके शेयर पर देखा। कमीशन घटने का सीधा असर कंपनी की शुरुआती कमाई पर पड़ सकता है। इसी चिंता ने इस शेयर को दबाव में ला दिया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। इसी के चलते पॉलिसी बाजार में गिरावट भी देखने को मिली। ब्रोकरेज फर्म जेपरीज का कहना है कि पॉलिसी बाजार का डिजिटल बिजनेस मॉडल मजबूत है, कंपनी के पास बड़ी ग्राहक संख्या है। गिरावट के बाद शेयर के दाम आकर्षक स्तर पर आ गए हैं। लंबी अवधि में बीमा और वित्तीय सेवाओं की बढ़ती मांग से कंपनी को फायदा मिलेगा। ब्रोकरेज हाउस ने शेयर पर बाय की सलाह दी है और यहाँ पर 2200 रुपये का टारगेट प्राइस दिया, जो कि मौजूदा शेयर कीमत से देखा जाए तो 33% का रिटर्न बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन में बदलाव से थोड़े समय के लिए कंपनी की कमाई पर असर पड़ सकता है, लेकिन रिन्यूअल से होने वाले आय से कंपनी की स्थिति लंबे समय में मजबूत बनी रहेगी, जिसका सीधा असर कंपनी की कमाई पर दिखेगा। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, आईटी की ओर रुख लेते हैं, इन्फोसिस पर समझ लेते हैं क्या कुछ अपडेट आया है। इस हफ्ते देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए गए हैं। इस तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2.2% से घटकर देखा जाए तो 6,654 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में 6,806 करोड़ रुपए था। मुनाफे में गिरावट की सबसे बड़ी वजह लेबर कोड्स रहे हैं। इस वजह से कंपनी के 1289 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसका सीधा असर ऑपरेटिंग मार्जिन पर पड़ा। रिपोर्टेड मार्जिन देखा जाए तो 21.3% से घटकर 18.4% रह गया है। हालांकि एडजस्टेड आधार पर देखा जाए तो मार्जिन 21.2% रहा। इसके बावजूद कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत रही। तिमाही में आय जो है 8.9% से बढ़कर 45,479 करोड़ रुपए पहुंच गई है। कांस्टेंट करेंसी आधार पर देखा जाए तो सालाना 1.7% और तिमाही आधार पर देखा जाए यहाँ पर 0.6% की ग्रोथ दर्ज की गई है। नई डील्स के मोर्चे पर भी कंपनी ने दम दिखाया है। कंपनी को Q3 में $4.8 बिलियन की बड़ी डील्स मिली है, जिनमें
57% नेट न्यू रही है, जिससे आगे की आय को लेकर भरोसा बढ़ा है। कैश फ्लो भी मजबूत रहा है। तिमाही के अंत में फ्री कैश फ्लो $915 मिलियन और एडजस्टेड फ्री कैश फ्लो $965 मिलियन रहा है, जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट का 112.8% है। लेबर कोड से मुनाफे पर भले दबाव आया हो, लेकिन बड़ी डील, एआई बिजनेस और कैश जनरेशन ने इन्फोसिस की नींव को मजबूत बनाए रखा है। आपको बता दें, शेयर पिछले एक साल में 18% गिर चुका है, तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, शक्ति पंप पर भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ अपडेट आया है। दरअसल शक्ति पंप्स ने 2026 में लगातार 3 बड़े ऑर्डर हासिल कर ऑर्डर की हैट्रिक लगा दी है, जिससे स्मॉल कैप सेगमेंट में ये स्टॉक निवेशकों की रडार पर आ गया है। नए साल में कंपनी को मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक से 3 बड़े प्रोजेक्ट मिले। बता दें आपको, 1 जनवरी को शक्ति पंप्स को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से 67.232 करोड़ का ऑर्डर मिला था, जिसमें 1952 डीसी सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम की सप्लाई शामिल है। इसके बाद 2 जनवरी को कंपनी को हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से 23.54 करोड़ का ऑर्डर मिला, जो 792 सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। कंपनी को सबसे बड़ा ऑर्डर 12 जनवरी को कर्नाटक सरकार से मिला है। बीएससी को दी गई जानकारी के मुताबिक देखा जाए तो शक्ति पंप्स को कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड से 654 करोड़ रुपए के करीब का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये ऑर्डर पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट बी के तहत पूरे कर्नाटक में 16,780 स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड डीसी सोलर फोटोवोल्टिक पंपिंग सिस्टम की सप्लाई के लिए है। इस प्रोजेक्ट्स में डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमिश्नरिंग पर तक का पूरा काम शामिल किया गया है। कंपनी को ये ऑर्डर 31 मार्च 2026 तक या उससे पहले पूरा करना होगा। मजबूत ऑर्डर बुक से कंपनी की ग्रोथ को लेकर निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। आपको बता दें, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट वीएलए अंबाला ने भी शक्ति पंप को 2026 के धुरंधर में शामिल किया है। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, वेदांता पर भी समझ लेते हैं क्या कुछ अपडेट है। पिछले 6 में अगर देखा जाए 50% की ग्रोथ देने वाली पिछले 6 महीने में दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड डीमर्जर से पहले ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रही है। शेयर लगातार तेज़ी है और यह न्यू लाइफ हाई पर पहुंच गया है। बाजार की इस समय देखा जाए तो कंपनी पर खास नज़र है। दरअसल वेदांता के डीमर्जर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसके पूरा होने के बाद कंपनी 5 अलग अलग कंपनियों में बढ़ जाएगी, जिसमें एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, आयरन एंड स्टील और मौजूदा वेदांता लिमिटेड शामिल होगी। मौजूदा वेदांता में सिर्फ हिंदुस्तान जिंक की होल्डिंग रहेगी। इससे हर बिजनेस की अलग अलग पहचान और वैल्यू अनलॉकिंग होगी। ब्रोकरेज फर्म नुआमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने वेदांता को टॉप पिक चुना है और टारगेट प्राइस जो है बढ़ाकर 806 रुपये प्रति शेयर कर दिया, जबकि पुराना टारगेट 686 रुपये था। नुआमा ने फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2028 के दौरान 20% का CAGR ग्रोथ की उम्मीद जताई है। आपको बता दें, वेदांता पर इंस्टीट्यूशनल निवेशकों का भरोसा भी मजबूत है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पास 8.83% और 19 इंश्योरेंस कंपनियों के पास 6.54% की हिस्सेदारी है। डीमर्जर पूरा होने के बाद शेयर में वैल्यू अनलॉकिंग और नई तेज़ी की संभावना निवेशकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बनेगी। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, लेमन ट्री पर समझ लेते हैं क्या कुछ अपडेट है। लेमन ट्री होटल्स का स्टॉक अब एक बार फिर से निवेशकों की रडार में है। दरअसल कंपनी ने अमेरिकी निवेश फर्म बारबर्ग पिंकस के साथ हाथ मिलाया, जिससे इस होटल चेन की पूरी रणनीति बदलने वाली है। बारबर्ग पिंकस लेमन ट्री की सहायक कंपनी फ्लूर होटल्स में डच पेंशन फंड APG की 41% की हिस्सेदारी खरीदने जा रही, साथ ही 960 करोड़ रुपए का नया निवेश करेगी। इस निवेश किस्तों में देखा जाए, किस्तों में आएगा और सीधे फ्लोर होटल्स के विस्तार और नए प्रोजेक्ट्स पर खर्चा किया जाएगा। लेमन ट्री ने अपने बिजनेस 2 प्लेटफॉर्म्स को बांटने का फैसला भी किया है। पहला प्लेटफॉर्म देखा जाए, पहला लेमन ट्री होटल्स रहेगा, जिसमें मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को तरजीह दी जाएगी। यह एसेट लाइट मॉडल्स पर काम करेगा, यानी अब होटल निर्माण या ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ ब्रांडिंग, मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजी पर फोकस रहेगा। दूसरा फ्लोर होटल्स रहेगा, जिसमें एसेट प्लेटफॉर्म को तरजीह दी जाएगी। इसमें होटल और मालिकाना हक होंगे और सभी मौजूद होटल और नए प्रोजेक्ट्स इस प्लेटफॉर्म में आएंगे।
इस बंटवारे के बाद फ्लोर होटल्स की लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पर अलग से की जाएगी। मौजूदा शेयर धारकों के पास देखा जाए तो 32.9% की हिस्सेदारी, लेमन ट्री के पास 41.03% की हिस्सेदारी और वार्गबर्ग पिंकस के पास बचा हुआ हिस्सा होगा। अगले 12 से 15 महीनों में लिस्टिंग पूरी हो जाएगी, जिससे निवेशकों को वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा मिलेगा। इस कदम से लेमन ट्री का बिजनेस मॉडल और मुनाफा दोनों मजबूत होने की संभावना बढ़ गई है। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई है। अडानी ग्रुप के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। इस हफ्ते ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अडानी की 2 प्रमुख कंपनियों की रेटिंग को पॉजिटिव रुख अपनाया है। मूडीज ने अडानी ट्रांसमिशन स्टेप 1 लिमिटेड का आउटलुक निगेटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया। इसके साथ ही अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के आउटलुक को भी स्टेबल रेटिंग दी गई है। यही नहीं, रेटिंग एजेंसी ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आउटलुक को भी निगेटिव से अपग्रेड कर स्टेबल कर दिया है। मूडीज का यह कदम अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैश फ्लो में सुधार और ऑपरेशनल मजबूती को दर्शाता है। माना जा रहा है कि इस फैसले से निवेशकों का भरोसा और मजबूत हो सकता है और ग्रुप की फंडिंग कॉस्ट पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, जियो फाइनेंशियल पर भी बातचीत कर लेते हैं। जियो फाइनेंशियल के Q3 के नतीजे सामने आ गए हैं। कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 9% से घटकर 269 CR आ गया है, जो पिछले साल के समान तिमाही में देखा जाए तो 295 करोड़ था। हालांकि मुनाफे में गिरावट के बावजूद टोटल इनकम में जोरदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी की कुल आय 105% बढ़कर 901 करोड़ रुपए गई, जबकि Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 449 करोड़ रुपए थी। ऑपरेशनल स्तर पर भी प्रदर्शन बेहतर ही रहा है। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 7.3% बढ़कर 354 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल 330 करोड़ रुपए था। कंपनी ने कहा है कि कई बिजनेसेस के विस्तार के लिए खर्च बढ़ाना पड़ा, जिसका असर इनकम की ग्रोथ पर पड़ा है। कुल मिलाकर नतीजे ये दिखाते हैं कि इनकम ग्रोथ मजबूत बनी हुई है, हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी पर हल्का दबाव नजर आ रहा है। आगे बातचीत करते हैं, अब एनबीसीसी पर भी फोकस कर लेते हैं। एनबीसीसी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को इंडियन ओवरसीज बैंक से 55 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल हुआ। ये ऑर्डर छत्तीसगढ़ की राजधानी जयपुर में नए रीजनल ऑफिस के निर्माण से जुड़ा है। साइज प्रोजेक्ट्स के तहत एनबीसीसी का प्लानिंग, डिज़ाइन, निर्माण और फाइनल हैंडओवर तक का पूरा काम करेगी। ये ऑर्डर एनबीसीसी की मजबूत ऑर्डर बुक को और मजबूत करेगा और अब पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में कंपनी की पकड़ को दर्शाता है। अब बाजार की नज़र इस बात पर रहेगी कि ये प्रोजेक्ट्स कंपनी के रिन्यू और एग्जीक्यूशन टाइमलाइन पर किस तरह असर डाल सकता है। अब खबर निकल कर आ रही श्रीराम फाइनेंस की भी, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। कंपनी ने MUFG को शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को शेयर होल्डर्स का मजबूत समर्थन मिला हुआ है। कुल 98.5% शेयर होल्डर्स ने शेयर इशू के पक्ष में वोट किया है, वहीं 91.9% शेयर होल्डर्स ने MUFG के वन टाइम पेमेंट को भी हरी झंडी दे दी है। डील श्रीराम फाइनेंस की कैपिटल बेस को मजबूत करने के साथ साथ कंपनी की ग्लोबल पार्टनरशिप को और सशक्त बनाती है। इस बाजार की नज़र इस पर रहेगी कि इस रणनीतिक विनिवेश का कंपनी की ग्रोथ और वैल्यूएशन पर क्या कुछ असर पड़ेगा, तो आप लोग भी इस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। स्मॉल कंपनीज की बल्ले बल्ले हो रही है, क्यों, वो हम आपको बता देते हैं। ट्रांस रेल लाइटिंग की बातचीत की जाएगी। कंपनी को मिडिल ईस्ट अफ्रीका मार्केट से बड़े ऑर्डर हासिल हो रहे हैं। नए ऑर्डर HTLS की रिकंटोरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा जिसकी कुल वैल्यू है 527 करोड़। ट्रांस रेल लाइटिंग सिर्फ T&D प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कंपनी सिविल, रेलवे और सोलार EPC सेगमेंट में भी सक्रिय है। ऐसे में नए ऑर्डर्स कंपनी की सेंट्रल और मिडल ईस्ट और अफ्रीका मार्केट में पकड़ और मजबूत हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ऑर्डर कंपनी की ग्लोबल प्राइजेस को और बढ़ावा देगा और रिन्यूएबल रेवेन्यू ग्रोथ में भी देखा जाए मदद मिलेगा। बाजार की नज़र इस बात पर होगी कि ट्रांस रेल लाइटिंग इन नए प्रोजेक्ट्स को समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा कर पाती है या नहीं, या कैसे करती है। इससे कंपनी की मार्जिन और ऑपरेशनल स्ट्रेंथ पर क्या कुछ असर पड़ेगा, उस पर हमारी नज़र रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए ये कंपनी के लिए एक स्ट्रैटेजिक और महत्वपूर्ण बढ़त साबित होने वाली है। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि पेटीएम से जुड़ी हुई है। सवाल यही है
पेटीएम पर म्यूचुअल फंड का भरोसा क्या डगमगा गया है? तो इस खबर पर नज़र आप लोग डालकर चल सकते हैं। पेटीएम की लिस्टिंग के बाद पहली बार कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में म्यूचुअल फंड्स ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। सितंबर तिमाही में जहां म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 16.25% थी, वही दिसंबर क्वार्टर में ये घटकर 14.96% रह गई, यानी करीब 1.3% अंकों की गिरावट दर्ज की गई। खास बात यह है कि 2021 में लिस्टिंग के बाद से अब तक म्यूचुअल फंड्स लगातार पेटीएम में अपना स्टेक बढ़ा रहे थे और हर तिमाही उनकी हिस्सेदारी में इजाफा देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार पहली बार इस ट्रेंड में ब्रेक लगा। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि ये कटौती प्रॉफिट बुकिंग, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग या फिर पेटीएम के बिजनेस मॉडल या फ्यूचर ग्रोथ को लेकर बदलते नजरिए का संकेत है। अब निवेशकों की नज़र इस बात पर रहेगी कि आने वाले तिमाहियों में म्यूचुअल फंड्स का रुख क्या रहता है। क्या कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से इस भरोसे को दोबारा मजबूती मिलेगी या नहीं, ये सवाल बना रहेगा और उसके अकॉर्डिंग स्टॉक परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। ये पूरे हफ्ते की खबरें थी कि मार्केट में क्या कुछ हुआ, किन कंपनियों के नतीजे आए, उसके शेयर प्राइस पर क्या असर देखने को मिला, किस सेक्टर में बड़ी हलचल थी। तो ये ओवरऑल पूरे हफ्ते भर की खबर थी जो आपके काम की है। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।